स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और हमारे साथ हैं झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ माझी जी। महुआ जी, बातचीत हो रही थी आपकी किताब पर, जिस तरह से आपने लिखी थी और काफी चर्चा में भी रही। बहुत सारे सम्मान भी मिले, विदेशों में भी बहुत सारे सम्मान मिले आपको। कैसे शेयर करेंगी? वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, जैसा कि जानकारी मिली आपसे। जी, ये 2010 में यूरोप के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में, ये सापिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इटली में है वो, वहाँ पर मॉडर्न लिटरेचर में बीए के कोर्स में उसको शामिल किया गया था। तो उसके बाद हमारे देश में भी कई विश्वविद्यालयों में, हमारे देश के, वहाँ भी इस पर शोध काफ़ी हुए हैं, हो भी रहे हैं। वो साउथ में भी, इसके अलावा आपके महाराष्ट्र में गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर आपके शिमला और बहुत जगह, जम्मू यूनिवर्सिटी। तो इस किताब को लोगों ने बहुत पसंद किया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी और संस्कृति परिषद द्वारा अखिल भारतीय वीर सिंह देव सम्मान इसको दिया गया था, इस पुस्तक को। और इसके अलावा अभी लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान मिला था, कथा युग के सम्मान, ये 2007 में मिला था। और इंग्लिश में इसे रूपा एंड कंपनी ने छापा था। उसके बाद ही वो वहाँ पर यूरोप में इसको कोर्सेज में शामिल। हाँ। और इसके अलावा अभी जो मैं नया उपन्यास लिखी हूँ, 2012 में उसका लोकार्पण हुआ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। उसमें जावेद अख्तर जी आए थे और नामवर जी वगैरह भी थे। तो उसको एक फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान दिया गया, उसकी पांडुलिपि को। और ऐसे तो कुछ कहानियाँ मेरी छपी हैं महत्वपूर्ण, जो मुख्य धारा की पत्रिकाएं हैं हिंदी की, जिसमें कि ज्ञानपीठ की पत्रिका नया ज्ञानोदय, वहाँ भी युवा पीढ़ी प्रेम विशेषांक पे मेरी कहानी छपी। और भी कई, मतलब जो हंस, कथादेश, कथाक्रम, नया ज्ञानोदय, वागर, तो जो हिंदी की मुख्य धारा की पत्रिका है, उसमें कहानियाँ भी लिखती रही हूँ। चलिए, अब तो ये तो बात होगी आपकी साहित्यिक रचना और साहित्यिक जीवन की। बात महिला आयोग की करते हैं। महिला आयोग में बहुत सारी चुनौतियां हैं यहाँ पर, खासतौर से अगर झारखंड की बात करें, महिलाओं का पलायन एक बड़ी समस्या है इस राज्य के लिए। कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, पलायन तो बेरोजगारी की वजह से ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो खेती होती है वो बरसात के मौसम में ही होती है। पानी की बहुत समस्या है, तो जिस कारण से जो गांव देहात की दुर्गम इलाकों की महिलाएं हैं, वो अपने परिवार के साथ पलायन कर जाती है रोजी रोटी के लिए, असम, पंजाब और जहाँ उनको, दिल्ली। तो ये समस्या तो है। इसे सिर्फ महिला आयोग नहीं, बल्कि सब लोग मिलकर इस समस्या को करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास उन तक पहुंचाया जा रहा है। अभी सानंडा के इलाके में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। जयराम रमेश जी बार बार आ रहे हैं ताकि यहाँ के लोग पलायन न करें। तो महिला आयोग का जो कार्यक्षेत्र है, उसमें महिलाओं के साथ न्याय हो। और ये 13 साल हो गए, बावजूद इसके यहाँ पर ये समस्या शुरू से है। अभी ये पहली आज की समस्या नहीं है। दरअसल यहाँ सरकार बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, ये भी एक कारण है। अस्थिरता सरकार की, कोई स्थिर सरकार आ नहीं रही है। तो जो भी कोई विकास का जो भी कुछ प्लान किया जाता है, तो बहुत जल्दी वो आगे काम नहीं बढ़ पाता है। फिर भी मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया है और अब ध्यान लोग उस तरफ दे रहे हैं। जागरूकता आई है काफ़ी, मीडिया भी सक्रिय है और यहाँ की महिलाएं भी काफ़ी, महिला संगठन और महिलाएं काफ़ी जागरूक हुई हैं पहले की तुलना में। मैं खुद इसको फील करती हूँ कि शुरुआती दौर में लोगों को पता ही नहीं रहता था कि उनके क्या अधिकार है, क्या है। अभी महिलाएं यहाँ की काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मुखिया बहुत ज़्यादा महिलाएं हैं, वो सब अच्छा काम कर रही हैं। और मुझे लगता है जल्दी हम डायन प्रथा, एक झारखंड राज्य जो है इससे बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। जी, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ये देखा जाए तो डायन प्रथा के पीछे संपत्ति विवाद ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ महिलाओं को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं रहता है, आदिवासियों में खासतौर पे। तो वो सिर्फ उसका उपयोग कर सकती हैं, खेती बाड़ी कर सकती हैं, अपने घर में रह सकती हैं। तो जिस महिला के पति नहीं होते, मतलब विडो हो जाती है और लड़का भी नहीं है, तो ऐसे में उसके जो रिश्तेदार होते हैं उनको लगता है कि इनको अगर किसी तरह से यहाँ से भगा दिया जाए तो इसकी जो संपत्ति है, खेती है या घर है, सब हमारा हो जाएगा। तो ये लोग, कोई बच्चा मर जाता है या कुछ होता है ना, तो धीरे धीरे उस पर शक लोगों के मन में डालते जाते हैं कि इसी की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हुई, इसी की वजह से वो बच्चा बीमार हुआ। इस तरह से एक माहौल ऐसा बना दिया जाता है और एक अंधविश्वास तो है ही शुरू से। यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ वर्षों से ये अंधविश्वास के रूप में भी है।
तो ये समस्या है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने सोचा है कि मोबाइल कोर्ट लगाएंगे उन इलाकों में जाके जहाँ इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं। और मोबाइल अभी से हम लोगों ने उन सामाजिक महिला संगठनों से संपर्क करना शुरू किया जो उन इलाकों में काम कर रही हैं। तो उनसे हमने कहा है कि ऐसी महिलाओं को का नाम आप लोग सामने रखें, उनका आवेदन भी रख लें जो लोग प्रताड़ित हो रही हैं। एकदम एक बैग तो उन्हें मारा नहीं जाता, शुरू में उन पर शक किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो टॉर्चर बढ़ता जाता है, अंत में उनकी हत्या कर दी जाती है। शुरुआती स्टेज में अगर हम लोग उसको रोक सके तो मोबाइल कोर्ट लगाने से ये होगा कि उनको हम लोग अपने पास बुलाएंगे और जिनके खिलाफ उनकी शिकायत है उनको भी बुलाएंगे और उनको समझाएंगे। और हमारे साथ चूँकि पुलिस प्रशासन वगैरह भी होगी तो एक डर उनके मन में होगा, गाँव वालों के मन में भी, कि अगर हम लोग कुछ करेंगे तो बाद में उन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह से डर हम लोग अपने स्तर पर उनके मन में करना चाह रहे हैं। हाँ, महिलाओं को न्याय दिलाने गैंग रेप के खिलाफ अभी पूरा का पूरा देश जो है वो उबल रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी, ये मुझे लगता है कि वो पारिवारिक मतलब हम लोग जिस तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उसमें कहीं कमी रह जा रही है। पहले जैसे जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे तो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको, यौन उत्पीड़न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गैंग रेप की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि जो ऐसा करते हैं वो भी तो किसी ना किसी परिवार के ही सदस्य होते हैं ना। तो क्या होता है, जैसे नौकरी वगैरह के सिलसिले में लोग बाहर अकेले रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, या घर में भी रहते हैं तो कामकाजी महिलाएं वो बच्चों को ठीक से उनकी परवरिश नहीं कर सकती। नैतिक शिक्षा जो एक दी जानी चाहिए वो ना तो स्कूलों में दी जा रही है ना घर में दी जा रही है। और अपने बुजुर्गों से दूर जो बच्चा बड़ा होता है तो वो उन संस्कारों को भूल जाता है, या उनके जो माता पिता उस तरह से शायद नहीं दे पाते। तो इसी वजह से मुझे लगता है ये समस्या ज़्यादा बढ़ रही हैं, गैंग रेप की समस्या। और इंटरनेट एक और ऐसी चीज़ है जो इन चीज़ों को भड़काता है। तो इसमें मुझे लगता है कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा, घर में भी और स्कूलों में भी। क्योंकि पहले हम लोग के समय में नीति शिक्षा मतलब अलग उसके कोर्स होते थे। पहले हम लोग बड़े लोगों की जीवनियाँ पढ़ते थे। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे मामले आते होंगे जो खुलकर पुलिस के पास नहीं लोग जा पाते हैं, चोरी छुपके वो चाहते हैं कि इस तरह से समाधान निकाला जाए। देखिए, इसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो आयोग में हम उनको कहते हैं कि अगर आयोग में आए, अगर वो नहीं चाहती हैं कि बातें बाहर जाए या पुलिस केस ना हो, तो हम लोग आपसी बातचीत के माध्यम से समन भेजकर दूसरे पक्ष को भी बुलाकर हम लोग आपस में उसको सुलझा सकते हैं कि वो चीज़ और आगे ना बढ़े। ये जो विशाखा जजमेंट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का जो एक कामकाजी महिलाओं के लिए एंटी सेक्सुअल हरासमेंट सेल बनाने का जो निर्देश दिया गया था बहुत पहले ही, वो झारखंड में सब जगह नहीं है, सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में। तो जहाँ है उसको भी एक्टिव किया जाए और जहाँ नहीं है उसको फॉर्म किया जाए ताकि महिलाएं निडर होकर काम कर सकें। और अगर शुरुआती दौर में जो उनके बॉस है या जो सहकर्मी अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी प्रताड़ित कर रहे हैं तो वो वहाँ शिकायत कर सके, बाहर मामला ना आए, ऑफिस में वो सलट जाए। वो उस तरह की एक सेल बननी चाहिए। और कई बार होता है ना कि अगर इस तरह के सेल बन जाते हैं तो अपने आप अपराध कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में डर बैठ जाता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो वो शिकायत कर देगी। तो इस तरह का हम इस पर ध्यान दे रहे हैं कि और वे भी सोचते हैं कि शिकायत करेगी तो नौकरी भी चली जाएगी और फजीयत भी होगी। मतलब कुछ और सवाल अभी आपसे लेने बाकी हैं, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और लेंगे, उसके बाद कुछ और सवाल।